निष्पक्ष में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। आज हम पंजाब की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से एनालिस्ट बहुत तरह के संदेह प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें पंजाब के इतिहास को थोड़ा सा देखना होगा। और इतिहास भी अभी तात्कालिक इतिहास नहीं, 100-200 साल पहले का इतिहास नहीं, 500 साल पहले का इतिहास नहीं, बल्कि जब से पंजाब में सभ्यता विकसित हुई है तब से हम उसके इतिहास को बहुत तेजी से समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब है क्या, पंजाब की क्या इंपॉर्टेंस है भारत में, भारत के इतिहास में। जिस सिंधु घाटी सभ्यता को, जिस मोहनजोदड़ो हड़प्पा को हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जानते हैं, वो सभ्यता विकसित कहाँ हुई? पंजाब में। वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेद में जिस क्षेत्र को सप्त सिंधु के नाम से बहुत वर्णित किया है, वो सप्त सिंधु वाला क्षेत्र कहाँ है? ये पंजाब है। पंजाब भारत के ऋषियों का, शिक्षाविदों का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। पंजाब से लेके कश्मीर तक ये वो क्षेत्र था जहां भारतीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता खूब फली बढ़ी और पूरी दुनिया में उसका एक तरह से प्रचार प्रसार इसी केंद्र से हुआ। भारत की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी प्राचीन काल की तक्षशिला वो पंजाब में थी। तो पंजाब का इतिहास धर्म, अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में, सभ्यता के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत में, भारत की संस्कृति में, भारत की भौगोलिक स्थिति में। आज का वर्तमान का जो पंजाब है, क्योंकि उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा भारत में है, वो भारत की पूरी भौगोलिक जो स्थिति है आज की इंडिया की, उसका सिर्फ 1.53% है। लेकिन जब वो पूरा था तब संभवतः 3%, 4% या 5% क्षेत्र रहा होगा, या 10% के करीब होगा। लेकिन वो क्षेत्र वो था जिसने भारत को, जिसे आज हम गर्व करते हैं अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर, उस भारत को पल्लवित किया, पुष्पित किया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया। धीरे धीरे कालखंड बदला, बहुत सारे राजाओं ने इस पंजाब की भूमि पर राज किया। सम्राट पौरश से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन डायनेस्टी, इन सबका सैकड़ों सैकड़ों साल तक बहुत ही सुंदर और धर्म आधारित, अध्यात्म आधारित शासन इस क्षेत्र ने देखा और वहां से सनातन की, हिंदू धर्म की जड़ों को खूब सिंचित किया। समय बदलता गया, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 11वीं शताब्दी से लेकर जो आक्रमण, बारबारिक आक्रमण भारत पे होने प्रारंभ हुए, वो उसी क्षेत्र से भारत के अंदर प्रविष्ट होते रहे। और एक समय ऐसा आया कि मुगलों की सल्तनत जब यहाँ स्थापित हुई भारत के अंदर, तो उसकी जद में पूरा उत्तर भारत आ चुका था, जिसमें पंजाब भी शामिल था। और इसी दौर में 15वीं शताब्दी में ही पंजाब में गुरु नानक देव के नाम से एक बहुत बड़े संत का उदय हुआ, जिन्होंने लोगों को पुनः अपने धर्म से और संस्कृति से जोड़ना प्रारंभ किया। और मुगलों ने जब उस गुरु परंपरा को देखा कि ये गुरु परंपरा धीरे धीरे फिर से उस संस्कृति को जागृत करने की कोशिश कर रही है जो यहाँ सनातन काल से मौजूद है, तो कई गुरुओं के साथ उन्होंने बर्बर अत्याचार किए, जिसकी परिणति हम गुरु तेग बहादुर देव के बलिदान के रूप में, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के नृशंस हत्या के रूप में देखते हैं। और फिर वो धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि गुरु गोविंद सिंह जी को अंततः नांदेड़ जाना पड़ा, और नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहां पर उनकी मुलाकात होती है कश्मीर के एक ब्राह्मण साधु से, जिसे कुछ लोग राजपूत कुल का भी
मानते हैं बंदा बैरागी। जब उस समय उनका नाम था माधव दास, लक्ष्मण दास भी उनका नाम कहते हैं। बंदा बैरागी को गुरु गोविंद सिंह जी ने अधिकृत किया कि पंजाब में जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसको समाप्त करो। और बंदा बहादुर पहले मिलिट्री लीडर बने जिन्होंने खालसा पंथ को शासन में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह की। बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने सिख शासन की स्थापना की। लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद उनको भी मुगल सल्तनत ने गिरफ्तार किया और बहुत ही नृशंस रूप से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जो हम देखते हैं कि बाद में अब्दाली का आक्रमण भारत पर होता है और मुगलों के साथ उसका संघर्ष होता है, और मुगल और अब्दाली के संघर्ष में धीरे धीरे अब्दाली जीतता जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब अब्दाली का पूरा शासन भारत में एक तरह से, विशेष रूप से उत्तर भारत में स्थापित हो जाता है, तब पंजाब में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी, जो एक धर्म के रक्षकों की एक स्थापना, उनको एक मिलिट्री फॉर्म दी थी, वे निरंतर संघर्ष करते रहे अब्दाली के ट्रूप्स से जो उस मार्ग से आते जाते थे। इससे खिन्न होकर अब्दाली ने हरमंदिर साहिब को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और जो सरोवर है उसको गायों को काट के उनके रक्त से परिपूर्ण कर दिया था। कुछ समय बाद एक ऐसा पीरियड आता है कि जब मराठा साम्राज्य का भी उधर बहुत उदय हो चुका था और मराठा साम्राज्य ने धीरे धीरे मुगल सल्तनत का अंत किया और पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य का लगभग आधिपत्य हो गया। तब पंजाब भी उनके आधिपत्य में आया। तब हरमंदिर साहिब को दोबारा से पुनर्स्थापित किया गया। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि फिर मुगलों ने वहां, अब्दाली ने आक्रमण करके फिर वहां से मराठाओं को पराजित किया और मराठा वहां से विस्थापित हुए। यह संघर्ष चलता चला जा रहा था कि लगभग 18वीं शताब्दी से कुछ पूर्व एक बहुत महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें हम महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने पहली बार एक व्यवस्थित रूप से सिख साम्राज्य की स्थापना की और बाद में चलकर ब्रिटिश फौजें भी, उस समय तक भारत में ब्रिटिश शासन भी बहुत बड़े स्तर पर भारत में स्थापित हो चुका था, उनके साथ ट्रीटी हुई और ब्रिटिश शासन ने उसको, उनके राज्य को मान्यता भी प्रदान की। उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने टेक ओवर कर लिया, पंजाब का भी अपने में शामिल कर लिया और इस तरह से पंजाब पूरे देश की तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उन्होंने हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में आपस में फूट डालने की खूब कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। ब्रिटिशर्स का तो ये भी प्रयास था कि खालिस्तान भी बन जाए, एक राज्य, एक राष्ट्र सिखों का भी बन जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बुक दी इंडियन स्ट्रगल में इस बात को मेंशन किया है। लेकिन खालिस्तान के समर्थन में उस समय बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट सिख समाज के थे जो उसके साथ थे, बाकी लगभग 99% उसके अगेंस्ट थे। वे भारत को प्यार करते थे, भारत ही उनकी भूमि थी और वे भारत को ही अपना सब कुछ मानते थे। आजादी के बाद फिर भारत ने बढ़ना चालू किया, प्रगति करनी चालू की, लेकिन जो बीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोए थे वो पाकिस्तान धीरे धीरे भारत के लिए नासूर बनता गया। उसने भारत के अंदर अस्थिरता लाने के लिए बहुत कुछ किया और खालिस्तान की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया। उसे लगा कि अगर हम एक इतनी बहादुर कौम को किसी तरह से भारत से अलग करें तो उससे भारत का विभाजन हो सकता है। और वो खालिस्तान आंदोलन 1980 के दशक में बहुत तीव्र रूप से बढ़ा। बहुत से सिख युवक गुमराह किए गए और वे खालिस्तान के समर्थक बने। लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलिए कि पंजाब यानी कि सिख पॉपुलेशन का 5% का सहयोग भी उनको संभवतः नहीं था। बहुत नरसंहार हुए, सब कुछ हुआ,
लेकिन उसके बाद भी वो खालिस्तान का मंसूबा पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति हुई कि देश में इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उनको उनकी हत्या हुई और उसके बाद से एक बहुत बड़े राजनीतिक दंगे को इस देश ने देखा, जिसमें सिखों का बहुत बड़ी तादाद में नरसंहार हुआ। पहले खालिस्तानियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, बाद में दंगों में सिखों का बहुत बड़ी तादाद में नरसंहार हुआ। तो ये जो दूरियां दिलों की, ये थोड़ी बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि पंजाब की जनता, जिसमें सिख विशेष रूप से हैं, वो इतने बड़े हृदय के थे कि उन्होंने उसी कांग्रेस को, जिसके समय में ये दंगे हुए थे, पंजाब में शासन भी सौंपा। यानी कि वे उस चीज को भूल गए थे। लेकिन अभी फिर से, अब हम वर्तमान में आते हैं, फिर से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें खालिस्तानियों का समर्थन था, जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ उसमें खालिस्तानियों का समर्थन साफ साफ दिख रहा था। लेकिन खालिस्तानी कितने ताकतवर हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक ताकतों का सहयोग मिला, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अदालत में एक PIL लगाई गई इसी मुद्दे को लेकर, जिसे अदालत ने तुरंत खारिज कर दिया। और जो चुनावी समय में ये बातें उठी थी, उसके बाद भारत सरकार ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उनको आप पार्टी के खालिस्तान से कोई रिलेशंस, खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से कोई रिलेशंस मिलते तो निसंदेह उस पर कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है सिर्फ राजनीतिक बातें हों। तो मेरा ये कहना है, इन सारी भूमिका को बांधने का मेरा कारण ये था कि हम सब ये जाने कि पंजाब का जो अतीत है वो पंजाब का नहीं, भारत का अतीत है। पंजाब भारत की मुख्य भूमि है। दुर्भाग्य से आधा पंजाब पाकिस्तान में है। यह हमारी उस समय की लीडरशिप की बहुत बड़ी कमजोरी थी। और पंजाब का सिख कभी भी भारत के खिलाफ नहीं हो सकता। जो लोग आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का शासन आने के बाद वहां खालिस्तान को बहुत ताकत मिलेगी, वो गलत बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई भी राजनीतिक दल भारत का खालिस्तान के समर्थन में है, ना ही भारत की जनता है, ना ही सिख समुदाय है। सिख समुदाय के महान बलिदान इस देश के लिए हुए हैं। हम खालिस्तानियों 1% खालिस्तान समर्थक लोगों के आधार पर पूरी सिख कौम को खालिस्तानी नहीं कह सकते। ये बात हम सबको समझनी होगी। पंजाब में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो निसंदेह वहां जो कांग्रेस का कुशासन था उसकी जगह, और अकाली दल का उससे पूर्व जो कुशासन था, उन दोनों को हटाकर एक नए अच्छे शासन की उम्मीद में हुआ है। जो किसान आंदोलन वाली पार्टी थी वो बिल्कुल साफ हो गई, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और वो नहीं जीते। आम आदमी पार्टी जीती है। आम आदमी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, अकाली दल जीते, कोई भी जीते, उसका किसी का भी खालिस्तान से कोई संबंध नहीं है। भारत की तमाम जनता को निश्चिंत होना चाहिए। भारत एक बहुत सक्षम राष्ट्र है, वैश्विक महाशक्ति है। उसके किसी भी भूखंड को अब अलग कर पाने की क्षमता दुनिया की किसी भी महाशक्ति में नहीं है। ये बात को हमें समझना चाहिए और पूर्ण आत्मविश्वास से अपने सिख भाइयों के साथ, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ हम सबको एकत्व के साथ रहना सीखना चाहिए। धन्यवाद।